स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस के लिए जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके अपडेटेड क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेहतर क्वालिटी के हैं। एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी होगी तो आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें फिर से कि इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख लीजिएगा। साइंस की अलग से क्लास हुई है वो आप देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज क्लास हुई है वो अलग देख लीजिएगा, जीके टॉपिक वाइज हुई है वो देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं भाई, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूपीट्रिपलसी पेट 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर जो है भाई ये गाढ़ा कर लेता हूँ ताकि मज़ा आए, है ना। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन तुकाराम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो तुकाराम है ये शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। जो शंकराचार्य हैं ये 788 से 820 ईस्वी के बीच रहे और ये संपूर्ण भारत में इनका कार्य क्षेत्र था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इनका मत जो है ये अद्वैतवाद था। इनका मत जो है कैसा था, ये अद्वैतवाद था, ठीक है। चैतन्य जो है 1486 से 1533 के बीच रहे और इनका जो कार्य क्षेत्र है ये बंगाल पे था, ठीक है। और इन्होंने वैष्णव मत को ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ज़्यादा जो वार्ता है या फिर वैष्णव मत से संबंधित जो थे ये चैतन्य थे, ठीक है। तुकाराम जो हैं ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित थे और ये वारकरी मत से थे, वारकरी मत से। नामदेव जो हैं ये महाराष्ट्र से भी थे और निर्गुण मत से थे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। लोअर प्रथम 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि किसके समय में मुगल और मराठा के बीच एक द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समय में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ था, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया था। और इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि मुगलों द्वारा मराठा की जो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी या फिर बुरी तरीके से पराजित हुए थे, वो हुए थे मराठा लोग, ठीक है। तो मराठा जो है बुरी तरह से पराजित हुए थे और इनको पराजित करने वाला कौन था, तो ये मुगल का औरंगजेब था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ शुरू की गई या कहाँ लागू की गई। इसका आंसर बताएंगे कि महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ लागू की गई। यूपी UDLDA और ये पूछा गया है 29/11/2015 में सवाल पूछा गया है। बताइए महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ शुरू की गई। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए महालवाड़ी का क्या तात्पर्य है, महालवाड़ी किसे कहते हैं, ये सब आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में भी लागू थी महालवाड़ी जो प्रथा है या महालवाड़ी जो व्यवस्था है। ये उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत यानी पंजाब में भी ये लागू थी, ठीक है। और ये पूरे ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% हुआ करती थी। महालवाड़ी व्यवस्था का जो तात्पर्य है, महाल का तात्पर्य जो है जागीर या गांव से हुआ करता था। इस पद्धति में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं है। गांव या फिर ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर के लागू की गई एक व्यवस्था है जिसे आप महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता
हैं ये हाल्ट मैकेंजी माने जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में सीधे सवाल यही पूछा जाएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हाल्ट मैकेंजी। ठीक है। और 1819 के प्रतिवेदन में इन्होंने इस महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख किया और 1822 में इसे लागू भी कर दिया। तो 1819 में इसका महालवाड़ी व्यवस्था का जो उल्लेख है ये किया गया और उसके 3 साल बाद इसे लागू भी कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। 1857 की क्रांति आपने बहुत पढ़ा है लेकिन इस तरीके के सवाल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से बताइए पहले इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए 1857 की क्रांति जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी, इस बात को आप जानते हैं। और इसका जो मेन कारण यही था भाई कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग ना करना, है ना, इसका एक मेन कारण यही था। और सबसे पहले अगर कहा जाए इसमें उग्रवादी बने तो वो कौन बने थे, बैरकपुर छावनी में सैनिक थे मंगल पांडे, है ना, वीर मंगल पांडे जो हैं यही सबसे ज़्यादा उग्र बने और सबसे पहले यही सैनिक इन्होंने ही इनकी शुरुआत की थी। ठीक है। और किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, या आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस जो है वो जो भारतीय सिपाही थे ब्रिटिश सेना में वो इसका प्रयोग नहीं करना चाहते थे, तो वो एनफील्ड कंपनी, राइट हो जाएगा, एनफील्ड कंपनी, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, एनफील्ड कंपनी। ठीक है। एक्सप्लेन देख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और ये चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रमुख कारण बना, क्योंकि जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि मैं इस चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? आपको ये बताना है कि इसमें से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 1857 की एक महान क्रांति हुई इसमें सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। एक्सप्लेन देख लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स और बी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया। तो मतलब कि जो आर.सी. मजूमदार हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह बताया, लेकिन जो वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर हैं और जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप दिया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। आगे पहले डैश दिया गया है, मतलब आपकी जगह छोड़ी गई है, फिर कहा गया वह आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार वह आदर्श हैं, गलत। समाजवाद ये भी गलत है। गांधीवाद सिद्धांत ये भी गलत है, क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, ये एक आदर्श हैं और इसको राज्य की नीतियों को बनाते समय या निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी SSC पेट परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 के द्वितीय पाली में एक सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि जो गाइस राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है। और ये जो है ये आयरलैंड या फिर कहा जाए तो आयरिश के संविधान से उल्लेखित किया गया है, आयरिश के संविधान से इसको लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या कह रहा है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया सवाल, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे?
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, या इनका जो चुनाव है निर्विरोध तरीके से हुआ, इनके पक्ष में या फिर इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, चुनाव में इनके खिलाफ कोई भी पक्षधार नहीं था। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके भाई, एक्सप्लेन देख लीजिए। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। मतलब कि पूरे 5 वर्ष तक इन्होंने पूरा का पूरा 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल जो है ये संभाला, और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। इनका अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? आपको बताना है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आयरिश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके कारण, भाग लेने के कारण ही उन्हें जेल भी भेजा गया। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबी गिरी जो हैं इन्होंने, ये ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं, ये आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले थे और इनके कारण, मतलब भाग लेने के कारण ही इन्हें जेल भी भेजा गया। एक्सप्लेन देखना जरूरी है। देखिए, बीबी गिरी जो हैं ये डब्लिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वह डी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोहियों के संपर्क में आकर के स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए थे। किस आंदोलन से जुड़ गए थे? सिन फेन आंदोलन से। और इसी कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा और आयरलैंड से निष्कासित भी कर दिया गया। आयरलैंड ये गए थे किसके लिए भैया? अपने कानून की पढ़ाई करने के लिए। किस यूनिवर्सिटी में? डब्लिन यूनिवर्सिटी में। लेकिन भैया इनको चढ़ गया डी वलेरा जैसे ब्रिटिश विद्रोह में ये आ गए और स्वतंत्रता के लिए सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए, और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया और उसके बाद आयरलैंड सरकार द्वारा इन्हें आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है। और स्वतंत्र भारत में बीबी गिरी जो हैं ये भारत के 4थे राष्ट्रपति थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किस नंबर के थे? ये 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे, जबकि तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो ये 4थे नंबर के थे और उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो तीसरे नंबर के थे। ठीक है। 1975 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बीबी गिरी जो है इन्हें जो भारत रत्न है ये कब मिला था? 1975 में, यानी 1975 में, जो कि भारत के 4थे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आपका है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, सही आंसर हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो मंत्री हैं ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। तो लोकसभा का कुल 15%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संविधान संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार जो है ये नियत किया गया, और अब केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषदों की सदस्य जो संख्या है ये लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो है ये होगी, और इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 15% हो गई तो हो गई, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और इस सदन की जो सदस्य संख्या ये 40 या उससे कम ही रहेगी। मतलब 40 से ऊपर नहीं रहेगी, ये 40 से कम ही रहेगी। ठीक है, ये 40 से कम ही रहेगी। इस तरीके से होगा, है ना। और वहाँ अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या जो है 12 होगी। इसी संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की व्यवस्था को और कड़ा किया गया और अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता किया जाता है। देखिए, दल बदल का जो कानून है ये संविधान संशोधन 10वें से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो गाइस अनुसूची है 10वीं, ये आपकी जो अनुसूची 10वीं है ये आपके दल बदल कानून से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं गाइज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी मित्र के लिए 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है और इस ई बुक पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक की खासियत क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे
पूरा डेमो रिव्यू दिखाना होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो ई बुक है ये आपके जीके की है और 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस इसमें आपके रखे गए हैं। साइंस के साथ स्टैटिक भी आपका है, इमेज और कलरफुल बुक है। ये ई बुक जो है आपकी ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के साथ यूपीएसआई परीक्षा को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा को दिया गया है। इस ई बुक की खासियत क्या है? इस ई बुक में सभी क्वेश्चंस आपको अपडेटेड मिलेंगे और जीके का डर खत्म होने की पूरी गारंटी के साथ आपको ये ई बुक दी जा रही है। मेरे प्यारे भाई आप इस ई बुक को देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है। इमेज और कलरफुल के साथ है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे टॉपिक इस ई बुक में मेंशन किया गया है। इस ई बुक का नाम मात्र प्राइस 39 रुपये है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। नंबर क्या है वो देख लीजिए 8948667652। तो मैं यहाँ पे नंबर जो है ये नोट कर दे रहा हूँ 8948667652। ये है आपका व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको ई बुक जो है यहीं से मिल जाएगी। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है इसको समझिए। सवाल है कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फसल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। अब देखिए ये अगर कहा जाए तो आपको सवाल इजी लग रहा है, लेकिन अगर यही सवाल लैंग्वेज चेंज करके आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम को राष्ट्रीय फल के रूप में कब स्वीकार किया गया या कब अपनाया गया, तब आप क्या कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा 1950 में इसे राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। कब भैया? 1950 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, आम का जो गाइस साइंटिफिक नेम है ये मैंगनीफेरा इंडिका है। तो मैंगनीफेरा इंडिका जो है ये आम का साइंटिफिक नेम है और इसको सभी फलों में राजा का दर्जा भी प्राप्त है। मतलब सभी फलों का राजा जो है किसे कहते हैं? आप आम को कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी जानते हैं। वैसे कहा जाए तो राष्ट्रीय खेल जो है कोई भी नहीं है, लेकिन अगर माना जाता है हॉकी, लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो कोई भी खेल हॉकी नहीं, कोई भी खेल राष्ट्रीय नहीं है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है? ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और देखिए ये जो चिन्ह है ये भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान जो है लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ, उसी समय अशोक स्तंभ को राजकीय प्रतीक के रूप में भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि जो अशोक स्तंभ है ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है और इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का एक धर्म चक्र भी रखा हुआ है। और इसमें जो ये अशोक स्तंभ है इसमें गाइस कुल मिलाकर के 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ सिटाए हुए बैठे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यूपी पेट 2021 में पूछा गया सवाल है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये किसमें शामिल है? देखिए जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के संघ में राज्य, समवर्ती और इसके अलावा सूची संघ सूची के रूप में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में कुल मिलाकर के 97 विषय, जबकि राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय जो थे ये थे। कब? जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो संघ सूची में विषयों की संख्या 100 हो गई है और ये कितनी थी उस समय? 97। मतलब कुल मिलाकर के 3 की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद कहा जाएगा इस तो राज्य सूची 66 थी लेकिन ये कम हो गई, और कितनी कम हो गई? ये आपकी कम हो गई 5 और ये हो गई आपकी 61। राज्य सूची जो है वर्तमान में कितनी हो गई? 61 हो गई। और समवर्ती सूची जो है ये जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 47 थी, लेकिन अब ये
5 बढ़ करके 47 के साथ ये 52 हो गई है, ठीक है। ये वर्तमान की है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था बताएंगे। यूपीएससी लोअर मेंस 21/10/2021 के द्वितीय पाली का सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय पाली नहीं, द्वितीय पेपर का। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। राइट हो जाएगा 1954 में, 1954 में, ठीक है। और ये 1955 में पूरे भारत में लागू भी हो गया। हालांकि लागू ही हुआ है, रोकथाम के लिए प्रावधान किया गया है। अब रोकथाम होता है ये नहीं, आप खुद जानते हैं भैया, दूध वाले की बात ही अलग करो। सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और हालांकि कहा जाए तो ईजी भी है। तो जल्दी से बताइए सबसे अधिक चमकीला ग्रह इसमें से कौन सा है। और भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो एक बार। पहले सभी मित्र लाइक करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आपके जब तक लाइक के बटन नीले नहीं हो जाते, नीले नहीं अब तो काले हो रहे हैं, जब तक काले नहीं हो जाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार पहले आप 1 सेकंड का काम है, फटाफट सभी मित्र थम्स अप कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। और अगर अच्छी लग रही है भाई तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। जो भी आपके प्यारे भाई बहन हैं, आपके जो भी ग्रुप बने हैं, चाहे इंस्टाग्राम का हो या इंस्टाग्राम का ग्रुप नहीं, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या, और आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा टीचर का भी मोटिवेशन बढ़ जाता है और थोड़ी सी मुझे भी ऊर्जा मिल पाती है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और हमें भी थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाता है और मैं भी आपको बेहतरीन क्लासेस देने की कोशिश कर पाता हूँ। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र, अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बिना कहे भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही कोई नई क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह इसमें कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह। ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, वो हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की अपेक्षा आकार में बिल्कुल छोटा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह, या जिन्हें आप कहते हैं वीनस। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध। देखिए जब आपसे ये पूछा जाएगा कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तब आप कहेंगे बुध ग्रह। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की अपेक्षा सबसे छोटा कौन सा है, तब आप कहेंगे शुक्र, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है, वो है आपका बुध, और सूर्य के सबसे निकट भी है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध के साथ साथ शुक्र, बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में, मात्र 88 दिनों में पूरा करता है। और इस ग्रह की जो सबसे विशिष्टता है, या फिर इसकी जो ग्रह की जो सबसे ज़्यादा विशेषता है, यह है कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पड़ता है, और ये इसमें चुंबकत्व है, ठीक है। वायुमंडल के अभाव के कारण इसका दैनिक तापांतन भी सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा आपका 6371 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का अर्धव्यास जो है ये 6371 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहा जाएगा इसकी औसत त्रिज्या कितनी है, तो ये 6371 आपका वही 6371 किलोमीटर हो जाएगा। और ध्रुवीय त्रिज्या तो 6357 किलोमीटर, और विषुवतीय त्रिज्या तो 6378 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल कहा जाए भाई तो देख लो यहाँ पे कितना लिखा है, ओके देख लीजिएगा यहाँ पे भाई कितना लिखा है, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। 51,72,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से आए। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है और इसे कहा जाता है उपसौर। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो इसे आप कहते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तब आप उसे कहते हैं अपसौर। जो उपसौर की स्थिति है ये 3 जनवरी को होती है और जो अपसौर की स्थिति है ये 4 जुलाई को होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। और 21 जून को सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब भाई? 21 जून को। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है ये मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो देखिए 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सूर्य जो है ये मकर रेखा पर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ होती है? 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ होती है? अब देखिए भाई सवाल क्या कहा जाए 21 जून को, और आप अभी पढ़े हैं कि 21 जून को सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है और कर्क जो रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर से होती है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तर। सवाल जो है ये आपका गणना प्रभारी या गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय या आप जिन्हें GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो है ये कितना आगे है? जो ग्रीनविच मीन टाइम से जो आपका भारतीय मानक समय है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये आपका GMT से कितना आगे है? UPSSC पेट 2022 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है भाई? ये 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 सही 1/2 घंटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत की जो मानक रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्व है और 82.5 डिग्री पूर्व होने के चलते ही भारत का जो मानक समय है ये 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब आप ये बात जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है भाई? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है? वो है माही नदी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो है माही नदी। और कर्क रेखा कुल मिलाकर के 8 राज्यों से गुजरती है और उसमें ये कौन सा नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है नहीं है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा जो है ये है। आप जानते ही हैं कि कौन कौन सा है, वो देख लीजिए यहाँ पर आप। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से जो कर्क रेखा है गुजरती है, जबकि उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो यहाँ पे जो जीके है ये आपका कंप्लीट हो गया है और जीके के साथ भूगोल, साइंस, ये सब कुछ मतलब इसमें आपका नॉर्मली क्वेश्चन जो थे वो हो गए। अब बाकी यहाँ पे अब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके फिजिक्स के दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और मेरे प्यारे भाई सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बस वही फिर से कहेंगे कि भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। कोई भी नई क्लास आएगी, फ्यूचर में आने वाली हर एक नई लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दिया करो अपने मित्र तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक हॉर्स पावर जो है लगभग कितने वाट के बराबर होता है? घना आसान सवाल है, लेकिन आपका ये जल्दी पूछा गया है। कब पूछा गया है? UPSSC पेट 2022 में। ये हो जाएगा आपका 746 वाट के बराबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 746 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके भाई, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा
कि जो अन्य इकाई मीट्रिक हार्स पावर है ये 736 वाट के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने इसको गाइस क्वेश्चंस को लिया है। आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा कि मीट्रिक हार्स पावर जो है ये कितने वाट के बराबर होता है, मीट्रिक हार्स पावर, अगर मीट्रिक शब्द जोड़ दिया जाएगा और तब हार्स पावर पूछा जाएगा तब आप कहेंगे 736 वाट। लेकिन अगर आपसे केवल और केवल हॉर्स पावर पूछा जाता है तब आप कहेंगे 746 वाट। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखो, यूपीएससी जेईई 2016 में पूछा गया है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं आर्द्रता को मापने के लिए। एक्सप्लेन देख लीजिए, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं जबकि हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं और पायरोमीटर से विकिरण मापते हैं या फिर उच्च तापमान मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? घना आसान सवाल है लेकिन यूपीएससी पैट 2021 में पूछा गया है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम। ओम जो है भाई ये प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ओम। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं ओम, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, विद्युत धारिता की जो एसआई इकाई है मात्रक है फैराडे होता है, प्रतिरोध का तो ओम होगा ही, विद्युत विभव का वोल्ट होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम mL2T-2 होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम जो है ये क्या होता है, mL2T-2, mL2T-2 ये होता है भाई किया गया कार्य, यानी कार्य का होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किया गया कार्य। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं किया गया कार्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताते रहिए भाई। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? आपको बताना है। देखिए, जो माचिस की डिबिया होती है भाई, माचिस की डिबिया पर आपने देखा होगा कि उसके जो किनारे किनारे होते हैं, डिब्बे होते हैं, उसके किनारे किनारे यहाँ पे से लाल 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 लगा रहता है ना, और वो क्या लगा रहता है, वो आपका रेड फॉस्फोरस लगा रहता है। क्या लगा रहता है मेरे भैया? ये आपका रेड फॉस्फोरस लगा रहता है, ठीक है। और इसी के संपर्क में जब माचिस की तीली आती है तब ये जब फॉस्फोरस फॉस्फोरेट टकराता है तब ये जो है जल जाता है, ठीक है, जब घर्षण उत्पन्न होता है। तो वो जो ये आपका होता है ये रासायनिक होता है ना, रसायन होता है आपका, तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक ऊर्जा जो है आपकी ये बदल जाती है किसमें, ऊष्मा में, या फिर कहा जाए तो ऊष्मा ऊर्जा या फिर आप प्रकाश ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए मुख्य रूप से तो आपका ऊष्मा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या कह रहा है। ये मैंने ई बुक के बारे में आपको बता ही दिया है गाइस। 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक है। डेमो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, नहीं देखे तो एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। जैसे जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको इस ई बुक का डेमो रिव्यू दिखाना जरूरी है। ये जो आपकी ई बुक है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आप इस ई बुक को अगर लेना चाहते हैं तो मात्र 39 में मिल जाएगी। और इस ई बुक की खासियत है भाई कि आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगी, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं जो भी सिलेबस है आपका उसी सिलेबस को मेंशन करके इस ई बुक को तैयार किया गया है। सिलेबस को अच्छे से इसमें गाइस कवर किया गया है, ठीक है भाई। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो नंबर आप देख लीजिए, 8948667652। एक बार इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8948667652, 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको यहाँ से ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यूपीएससी मंडी परिषद 2022 में पूछा गया है। देखिए, पृथ्वी जो है इसके पास गुरुत्वाकर्षण है, तभी आप कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है। शुक्र में भी गुरुत्वाकर्षण है, शनि में भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह हैं, यानी जो कृत्रिम उपग्रह है इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ग्रेविटेशनल नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह। अगला सवाल देखिए, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? कोई एक स्थिर गति से रेलगाड़ी जो है ये चल रही और उसमें कोई बैठा यात्री है
और वो एक गेंद ऊपर दिशा में लंबवत फेंकता है। कोई एक गेंद है वो ऊपर दिशा में लंबवत फेंकता है, तो वो गेंद जो है कहाँ गिरेगी भाई? वो यात्री के हाथ में ही गिरेगी। राइट क्या हो जाएगा आपका? यात्री के हाथ में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? श्रव्य का मतलब समझते हैं। मनुष्य की जो ध्वनि है, मतलब जो सुनने की ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि है, ये कितनी होगी? वैसे कहा जाए नॉर्मली भाई तो आपका डेसिबल में आप जानते ही हैं। वही अगर नॉर्मली बात की जाए तो आप मान सकते हैं कि 30 से 40, और झगड़े में या अगर बहुत ही नाराज तरीके से या बहुत ही बेग में बात की जाए तो आपका 70-80 हो जाता है डेसिबल में। लेकिन हाइटज में कहा जाए तो भाई श्रव्य होती है आपकी 100 हाइटज। ठीक है, कितनी होती है? 100 हाइटज होती है। ये भाई क्या है आपका? किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? बिल्कुल श्रव्य यानी सुनी जा सकती है, तो 100 हर्ट्ज। अब देखिए जो आपके मन में ये डाउट है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ये देख लो। जिन यात्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज या उससे या 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है वो मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। मतलब भाई 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और इन्हें ही श्रव्य ध्वनियाँ भी कहा जाता है। तो 100 हर्ट्ज की जो आवृत्ति की ध्वनि है ये आप सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? सुन सकते हो भाई। राइट क्या हो जाएगा आपका? 100 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे ना तो 5 होगा, ना 50,000 होगा, और ना ही यहाँ पे आपका 1,00,000 होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने अभी देखा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम सुन सकते हैं। तो आप 20 के और 20,000 के बीच में 100 देख पा रहे हैं ना। अगर 200 दिया जाता तो 200 भी टिक कर सकते थे, 50 दिया जाता तो 50 भी टिक कर सकते थे, 25 दिया जाता तो 25 भी टिक कर सकते थे, क्योंकि 20 से 20,000 के बीच ये सारी संख्याएं आ रही हैं। लेकिन ना तो 20 से 20,000 के बीच 5 आ रहा है, ना तो आपका यहाँ पे 50,000 आ रहा है, और ना ही आपका 1,00,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंगिकी की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ध्वनि तरंगिकी की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके तारत्व को तय करती है वो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है, ये इसके तारत्व को तय करती है। और ये तारत्व जो है भाई, यही आपका होता है जो महिलाओं की ध्वनि को पतला बनाता है ना। सुरीली आवाज़ जो है महिलाओं की, ये किसके कारण होती है? तो ये तारत्व के कारण ही होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या वही लिखा गया है कि पुरुषों का तारत्व कम तथा महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ जो है पतली होती है। ठीक है, तारत्व की वजह से ही। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? यूपी SSC ASO में पूछा गया है। स्पष्ट आकाश का नीला रंग जो है यह किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? भाई देखो, सवाल पूछा गया कि स्पष्ट आकाश का नीला रंग। अब कुछ बच्चों ने इसे पढ़ रखा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रकीर्णन कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रकीर्णन नहीं दिया गया तब क्या होगा? भाई देखो, प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाना, फैलाना यानी कि बिखेरना। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाना या बिखेरना। तो प्रकाश के फैलाव के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश जो है में नीला दिखाई देता है, और नीले रंग का जो प्रकीर्णन है ये सबसे ज़्यादा होता है इस वजह से। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग की दिखाई देती है? हरे रंग की पत्ती, या फिर आप कह सकते हो कि जब आप हरा रंग और नीला रंग, हरा और लाल रंग, हरा और लाल रंग जब हम मिलाएंगे तो कैसा रंग मिलेगा? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका हरा है। ठीक है, मैं यहाँ पे गाइज आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं हरा है, हालांकि यहाँ पे उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। और ये आपका हो जाएगा लाल। ठीक है, हरा और लाल यहाँ पे नहीं दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हरा चीज़ को आप लाल से देखेंगे, यानी कि कोई लाल पन्नी ले लीजिए या लाल पन्नी से आप हरे चीज़ को देखेंगे तो वो आपको काला दिखेगा। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा? काला दिखेगा भाई, काला दिखेगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 काला। ठीक है,
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब ये कैसा दिखाई देता है। देखो लाल गुलाब को जब आप नीले से देखेंगे, कोई एक लाल गुलाब है या कोई लाल कपड़ा ही है, और जब आप उसे नीले फिल्टर से देखते हैं तब ये कैसा दिखाई देता है, बताइए ये कैसा दिखाई देगा। तब ये भी काला दिखाई देगा, तब भी ये काला दिखाई देगा। राइट क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, काला दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई कि कब क्या दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ वैसे मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यूपी पुलिस के लिए नया टेलीग्राम चैनल बना है आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार सवाल को फिर से समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए। सवाल समझिए, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। उत्तल लेंस द्वारा और आकृति जो है ये वास्तविक बनती है, ठीक है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए, अपारदर्शी कागज यानी कि इस पार से उस पार ना दिखे, उसे से हम ढक दें तो छवि जो है कैसी होगी भाई, वस्तु की जो छवि है ये पूर्ण होगी, मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी। और इसकी जो तीव्रता है ये कैसी होगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी जो है ये कम हो जाएगी। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हालांकि लंबी कहाँ हुई, 40 मिनट की क्लास हुई है, बहुत लंबी नहीं हुई है। लेकिन भाई हाँ इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। लाइक करने में आपका क्या जाता है बताओ, पहले लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना, बस लाइक करोगे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, बस इतनी बात है। लेकिन आप लाइक क्यों करो, आप सोच रहे होंगे कि लाइक कर देंगे तो हो सकता है कि इनके खाते में 1000, 2000, लाख, 2 लाख पहुंच जाएगा। भाई अगर ऐसा होता ना तो मैं खुद नहीं कहता, मैं आप सभी के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो इतनी जिम्मेदारी बनती है आपकी, आप भी अपनी फ़र्ज़ को समझो। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार पहले लाइक कर दो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। एक बार पहले क्लास को लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं, देखो 3 बुनियादी इकाइयाँ आपका ट्रांसमीटर हो जाएगा, ट्रांसमिशन चैनल हो जाएगा और रिसीवर हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रांसमीटर और ट्रांसमिशन और जो रिसीवर है ये क्या होता है। देखिए ट्रांसमीटर को आप हिंदी में प्रेषित कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों का उत्पन्न करती है। जो आपके घर में डिश टीवी लगी होती है ना, वही बात है यहाँ पे। ट्रांसमिशन चैनल जो है ये जिन माध्यमों द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है इन्हें आप ट्रांसमिशन चैनल कहते हैं। और रिसीवर जो है रेडियो तरंगों को ग्रहण करने वाली युक्ति होती है, इसे आप रिसीवर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, इस स्टीयरिंग में फ्री प्ले किसके कारण होता है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले जो है किस कारण आती है, फ्री प्ले किस कारण आती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। सीटी स्कैन में क्या उपयोग होता है, अल्ट्रासाउंड तरंगें, गामा किरणें, एक्सरे या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सीटी स्कैन होती है, सीटी स्कैनिंग होती है, इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे यानी एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। और अगर अधिक मात्रा में एक्सरे का उपयोग कर लिया जाए तो ये कैंसर का कारण भी बन जाती है। आपने कहीं देखा भी होगा जहाँ पे एक्सरे वगैरह होते हैं वहाँ पे एक स्लिप चिपकी रहती है और लिखा रहता है कि अधिक एक्सरे कैंसर का कारण बनते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो ये एक्सरे जो है ये कैंसर का कारण भी बनती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि नींबू को निचोड़ने की मशीन जो है ये किस उत्तोलक पर काम करती है। ये आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार,
फटाफट। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिला करेगी फ्यूचर में आने वाली हर एक नई वीडियो की। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ई बुक के बारे में बता दिया है, 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। और 39 रुपये कोई ज़्यादा रुपये नहीं होते हैं, आप जानते हैं, मात्र 39 रुपये है भाई। और अगर आप ये 39 रुपये ना सोच करके एक तरीके से कहा जाए तो आप एक चॉकलेट भी आप एक तरीके से कहा जाए तो 39 से महंगा ही आने लगा है ना भाई। या फिर अगर कहा जाए तो आप बर्गर खाते हैं, बर्गर जो है ये भी आपका 39 से 40, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 20-25 रुपये का हो गया है। और अगर आप 39 रुपये में इस ई बुक को ले सकते हैं और एग्ज़ाम में फ़तेह हासिल कर सकते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो आप चाहें तो 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक को ले सकते हैं। और इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। नींबू को निचोड़ने की जो मशीन है यह किस उत्तोलक पर काम करती है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला देखिए, स्टीफन हॉकिंग कौन है? भाई स्टीफन हॉकिंग कौन है? घना आसान सवाल पूछा गया था लोअर प्रथम 2016 में, हालांकि घना आसान तो है ही। स्टीफन हॉकिंग कौन है बताओ? पियानो वादक हैं? पियानो वादक हैं? नहीं, वैज्ञानिक हैं भैया, साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक, है ना। और स्टीफन हॉकिंग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का ध्यान रखिएगा, पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक एक बार फिर से देखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। ये जो है ये स्टीफन हॉकिंग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ब्लैक होल या फिर बिग बैंग थ्योरी को समझाने में ही इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस वजह से इन्होंने इस बुक को लिखा था। अगला सवाल है कि नवविकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी? 2022 में पूछा गया है और गजब का सवाल था। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवविकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी? ये अवधि है आपकी 43 एटो सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 43 एटो सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका गगनयान, करेक्ट हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गगनयान, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सही मिलान की पहचान करें। सही मिलान की पहचान करना है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, मिलान करना है। देखो माइक्रोवेव ओवन जो है ये पर्सी स्पेंसर ने इसकी खोज की थी। क्या यह सही है? क्या है सही है? बिल्कुल सही है भाई, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है फैराडे थे, ये पीरे गलत। बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा थे, कैलिपर ये नहीं है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन माइक्रोवेव ओवन जो है पर्सी स्पेंसर्स हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर्स हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे हो जाएंगे, बैटरी जो है आपका ये अलेक्जेंडर वोल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बैटरी जो है अलेक्जेंडर वोल्टा हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर जो है ये पियरे वर्नियर हो जाएंगे, ठीक है। डायनेमो की जो खोज है माइकल फैराडे ने की थी, या आविष्कार। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कंप्यूटर का जो आविष्कार है चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसी वजह से कंप्यूटर का जो पिता है चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो आविष्कार है ये अर्नेस्ट कस्का, बोडो वॉन बेरिस और मैक्स नॉल, ये 3 लोग थे। हालांकि मुख्य रूप से अर्नेस्ट कस्का ही आपको कहीं कहीं मिलेगा। थर्मामीटर की खोज जो है ये आविष्कार जो है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा किया गया था। आविष्कार कहेंगे, खोज नहीं कहेंगे, खोज इसे नहीं कहा जाता है ना। खोज उसे कहते हैं जो कहीं से मिली हुई चीज़, जो बहुत पुरानी हुई चीज़ हो और उसकी खोज करें तो वो आपका खोज होता है। आविष्कार जो आप उपकरण बनाते हैं उसे आविष्कार कहते हैं, तो आविष्कार यहाँ पे कहेंगे, है ना। रिवाल्वर का जो आविष्कार है ये सैमुअल कोल्ट ने किया था, और थर्मस फ्लास्क का जो आविष्कार है जेम्स डेवर ने किया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। और भाई मेहनत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने आज। और आई होप अगर ये अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना,
चैनल पे पहली बार आए हो बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे, फ्यूचर में आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना। और भाई PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जरूर PDF को जरूर ले लीजिएगा, दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो यूपी पुलिस के लिए बना है उसे भी, ऑफिशियल भी, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। इस ई बुक के बारे में आप जानते ही हैं। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेहनत कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।